सोचो, कल सुबह आप उठो और आपको एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप इंडियन सिटीजन नहीं रहे। अब आप सोचोगे कि कैसे पॉसिबल है ये। या फिर एक और क्वेश्चन, अगर एलॉन मस्क इंडिया आकर यहीं सेटल होना चाहे तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन सकता है? और अगर कोई इंडियन कनाडा या अमेरिका की सिटीजनशिप ले आता है तो क्या उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? बिलीव मी, ये सिर्फ लीगल क्वेश्चंस नहीं है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट है। और इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, सिटीजनशिप होती क्या है? चलिए सबसे पहले वही समझते हैं। जब हम किसी कंट्री के सिटीजन होते हैं तो सिर्फ उस देश में रहने का राइट ही नहीं मिलता, बल्कि उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज हमें कुछ स्पेशल राइट्स भी देते हैं और बदले में हमसे कुछ ड्यूटीज भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी रिलेशनशिप को सिटीजनशिप कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिटीजनशिप एक लीगल रिलेशन है एक इंडिविजुअल और एक स्टेट के बीच में। अब आता है कि सिटीजनशिप जो है वो जरूरी क्यों है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति को वोट देने का राइट है? अरे नहीं भाई। क्या हर व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि कुछ राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व किए गए हैं। इसीलिए सिटीजनशिप सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप की कंप्लीट डेफिनेशन दे दी होगी, लेकिन एक सरप्राइज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप को डिफाइन ही नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिर्फ ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन माना जाएगा और कौन नहीं। फ्यूचर के रूल्स के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को दे दी थी और इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी आज अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप लेनी है या सिटीजनशिप छोड़नी है या सिटीजनशिप कैंसिल करनी है, ये सब सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बिल्कुल यूएसए की तरह, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका में 2 सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की और एक नेशनल, लेकिन इंडिया ने ये मॉडल अडॉप्ट ही नहीं किया। इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी चाहे आप दिल्ली में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, पंजाब में रहते हो या असम में, आपकी सिटीजनशिप सिर्फ एक ही होगी, इंडियन सिटीजनशिप। कोई अलग स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होगी। अब एक सवाल है, पाकिस्तान से कोई भारत आए तो उसे क्या बोलेंगे? सिटीजन तो नहीं बोल सकते, तो क्या नॉन सिटीजन बोलेंगे? अरे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन सिटीजन्स के लिए एक टर्म दी गई है और वो है एलियन। अब आप कहोगे एलियन क्या है, ह्यूमंस को एलियन क्यों बोलते हैं भाई? तो समझो, इंडिया की पॉपुलेशन को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आपका सिटीजन और दूसरा है एलियंस। सिटीजन का मतलब है जो इंडिया का लीगल मेंबर है ना, जिसे सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। और एलियंस कौन है? जो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है और इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसे एलियन कहते हैं। लेकिन एलियंस भी 2 तरीके के होते हैं। पहला है फ्रेंडली एलियन, अरे वो जादू के जैसे वो करता रहता ना जादू, वैसा फ्रेंडली एलियन। दूसरा कौन सा है? तो वो है एनिमी एलियन। अब फ्रेंडली एलियन का मतलब है ऐसे देश के सिटीजन जिसके इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, कभी कोई भी वॉर सिचुएशन आई नहीं है और कभी भी वॉर जो है हुई नहीं है। अगर कोई जापान या फ्रांस का सिटीजन इंडिया में रहता है तो वो फ्रेंडली एलियन हो सकता है। दूसरा है एनिमी एलियन, यानी ऐसी कंट्री का सिटीजन जिसका इंडिया के साथ वॉर चल रहा हो, ठीक है, या फिर वॉर हिस्ट्री रही हो। एनिमी एलियन के राइट्स फ्रेंडली एलियन से भी कम होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या फ्रेंडली एलियंस को इंडिया में वोट देने का राइट मिलता है? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ही पास होता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि भाई कौन से राइट्स जो हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 15, जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा आता है आर्टिकल 16, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तीसरा और सबसे फेमस आर्टिकल, आर्टिकल 19, जिसमें क्या है, फ्रीडम की बात की गई है, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, पीसफुल असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेजिडेंस की और प्रोफेशन की। उफ, ये सारी फ्रीडम्स जो है वो आर्टिकल 19 ही देता है। और ध्यान रहे, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं।
आर्टिकल 29 एंड 30 ये राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करते हैं माइनॉरिटीज के लिए। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिटीजन्स ही वोट दे सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं और कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जो है होल्ड कर सकते हैं। राइट्स के साथ ड्यूटीज भी आती है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हर सिटीजन सिर्फ राइट्स मांगे और ड्यूटीज कोई ना करे तो क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 4A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो दी हैं। इनका पर्पस क्या है? पैट्रनिज्म बढ़ाना और नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। लेकिन इंडियन सिटीजनशिप मिलती कैसे है? क्या सिर्फ इंडिया में पैदा होने से या शादी करने से? क्या फॉरेनर भी इंडियन सिटीजन जो हैं बन सकते हैं? अब तक हमने क्या क्या समझा कि सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजन और एलियन में क्या डिफरेंस होता है और इंडियन सिटीजन्स जो है वो कौन कौन से स्पेशल राइट्स ले सकते हैं और उनको ड्यूटीज क्या मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो अभी भी बचा है कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो है क्या क्या कहा गया है कि कैसे सिटीजनशिप गेन की जा सकती है और कैसे लॉस की जा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 5 तरीके हमें दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि आपका सिटीजनशिप गेन करने का तरीका है। अब सबसे पहला सबसे कॉमन तरीका है सिटीजनशिप बाय बर्थ। नाम से ही समझ आ रहा है बर्थ यानी जन्म, लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं इंडिया में पैदा हो गए मतलब ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन जो है बन गए। आज के रूल्स में ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है और दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स है, या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन या दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तब उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो चलो अब बताओ, मान लीजिए एक फॉरेनर का टूरिस्ट है, वो यहाँ घूमने आया और उसके बच्चे का जन्म जो है वो भारत में हो गया। क्या बच्चे को ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स की जो सिटीजनशिप है वो तो किसी और देश की है ना। यानी इससे हमें समझ आया कि किसी बच्चे को अगर सिटीजनशिप मिलेगी भारत की, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स का भी भारत का सिटीजनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ किसी बच्चे का भारत में जन्म लेना ही इनफ नहीं होता। अब दूसरा तरीका क्या है जिससे नागरिकता मिल सकती है? तो वो है बाय डेसेंट। अब मान लीजिए एक इंडियन इंजीनियर अमेरिका में जॉब करता है, उसकी वाइफ भी इंडियन सिटीजन है और उनका घर न्यूयॉर्क में है और उनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा इंडियन में पैदा नहीं हुआ तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन सकता है? तो आंसर इसका हाँ है। इसी को कहते हैं सिटीजनशिप बाय डेसेंट। अब समझो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उनमें से कोई भी एक इंडियन सिटीजन है और इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो बच्चा इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस बच्चे का बर्थ जो है इंडियन एम्बेसी या इंडियन मिशन में 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर होना होगा। अगर 1 साल के बाद रजिस्टर करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या MHA की परमिशन जो है लेनी पड़ सकती है। अब तीसरा तरीका जिससे नागरिकता हम ले सकते हैं वो है बाय रजिस्ट्रेशन। ये तरीका थोड़ा सा ना डिफरेंट है। यहाँ बर्थ या पेरेंट्स मैटर नहीं करते, यहाँ रिलेशनशिप और रेजिडेंस मैटर करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मारिया नाम की एक लेडी इटली की सिटीजन है, बाद में उसकी शादी जो है इंडियन सिटीजन से हो जाती है, वो इंडिया में शिफ्ट हो जाती है। क्या वो इंडिया की सिटीजन बन सकती है? अरे हाँ भाई, लेकिन डायरेक्ट नहीं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के थ्रू जनरली लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग जो इंडिया में 7 साल से रह रहे हैं, या फिर इंडियन सिटीजन से शादी हुई हो, या OCI कार्ड होल्डर जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस कंप्लीट करते हो। सिर्फ उन्हीं को बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मेथड, नेचुरलाइजेशन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सोचिए, एक साइंटिस्ट जर्मनी से इंडिया आता है, उसे इंडिया पसंद आ जाता है, वो यहाँ सेटल हो जाता है। अब उसका इंडिया में ना कोई बर्थ हुआ है, ना कोई कनेक्शन है, ना कोई फैमिली कनेक्शन है, तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन सकता है? हाँ, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। नेचुरलाइजेशन का मतलब है एक फॉरेन सिटीजन जो प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंडीशन कंप्लीट करता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। लेकिन गवर्नमेंट तभी सिटीजनशिप देगी जब एप्लीकेंट थर्ड शेड्यूल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी नेचुरलाइजेशन कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है प्योरली। अब आता है 5वां और सबसे यूनिक मेथड, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, बहुत मजा आ रहा है। अगर कल कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाए तो वहां के लोगों का क्या होगा? क्या वो फॉरेनर्स रहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं भाई। इसी सिचुएशन के लिए सिटीजनशिप एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अगर कोई टेरिटरी ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस टेरिटरी से कौन कौन से लोग जो है इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, और जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस दिन से वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। अब तक हमने देखा इंडियन सिटीजनशिप मिलती कैसे है, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई आपसे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ली कैसी जाती है। तो क्या आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी की नागरिकता जो है खत्म भी कर सकती है, और अगर कोई खुद इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकता है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है? इंडियन सिटीजनशिप जो है 3 तरीके से जो है नागरिकता को खत्म कर सकती है, या नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है। पहला है रेनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। सबसे पहला मेथड रेनंसिएशन। नाम थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। रेनंसिएशन का मतलब है खुद अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देना, यानी गवर्नमेंट आपसे सिटीजनशिप नहीं छीन रही, बल्कि आप खुद वॉलंटियरली कह रहे हो मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना। एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लीजिए राहुल इंडिया का सिटीजन है, उसे ऑस्ट्रेलिया में जो है परमानेंट रेजिडेंस मिल गया, कुछ साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बनना चाहता है। अब वो वॉलंटियरली इंडियन सिटीजनशिप को क्या करे? सरेंडर कर रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेनंसिएशन। अब रेनंसिएशन में डिसीजन सिटीजन लेता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे और कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले तो क्या होगा? इस सिचुएशन को डील करता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाना। लेकिन कब? जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटियरली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए नेहा इंडियन सिटीजनशिप है, बाद में वो कनाडा शिफ्ट हो जाती है। अब वॉलंटियरली वो कनाडा की सिटीजनशिप ले लेती है। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या नेहा के पास जो है दोनों नागरिकता रहेगी? द आंसर इज नो। इंडियन लॉ क्लियरली कहता है कि डुअल सिटीजनशिप हमारे पास है ही नहीं। हम जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इसलिए जैसे ही नेहा जो है वॉलंटियरली दूसरे देश की नागरिकता ले लेगी, भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। अगर इंडिया किसी वॉर सिचुएशन में है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, यानी वॉर के दौरान सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं की जा सकती। अब तक हमने 2 सिचुएशन देखी। पहली, जहां सिटीजन खुद सिटीजनशिप छोड़ रहा है। दूसरी, जहां फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप खत्म हो रही है। लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या है? जहां गवर्नमेंट खुद किसी की सिटीजनशिप छीन लेती है, और इसी को कहते हैं डेप्रीवेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, डेप्रीवेशन का मतलब है गवर्नमेंट किसी व्यक्ति से सिटीजनशिप छीन लेती है। ये कंपल्सरी टर्मिनेशन होता है, यानी सिटीजन चाहे या ना चाहे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ध्यान रहे हर सिटीजन के साथ ऐसा नहीं होता। जनरली जो लोग नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल या रेजिडेंस के बेसिस पर सिटीजनशिप लेते हैं, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अब गवर्नमेंट एक्शन कब ले सकती है? सबसे पहला रीजन, फ्रॉड। अगर किसी व्यक्ति ने फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर या गलत इंफॉर्मेशन देकर सिटीजनशिप ली हो तो गवर्नमेंट उसकी नागरिकता कैंसिल कर सकती है। दूसरा रीजन आता है डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी नागरिक जो है हमारे संविधान के खिलाफ कुछ कर दे तो हमारी सरकार जो है उस पर एक्शन ले सकती है और उसकी नागरिकता छीन सकती है। थर्ड रीजन आता है, अगर कोई व्यक्ति वॉर के दौरान एनिमी कंट्री की हेल्प करता है या एनिमी के साथ इलीगल कम्युनिकेशन करता है तो भी सरकार उसकी नागरिकता जो है छीन सकती है। अब आप सब समझ चुके होंगे इंडियन सिटीजनशिप मिलती कैसे है और खत्म कैसे होती है। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, OCI, NRI और PIO। क्या OCI का मतलब डुअल सिटीजनशिप होता है? OCI होल्डर वोट क्यों नहीं दे सकता? NRI OCI में क्या डिफरेंस है? और आखिर CAA 2019 ने सिटीजनशिप लॉ में क्या बदला?
ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ गेन और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप यही खत्म होता है। लेकिन इसी इंटरेस्टिंग वे में भारत के संविधान को समझना है, एग्जाम में हर एक पॉलिटी का क्वेश्चन जो है सही करना है, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में क्लियर करना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपने दोस्तों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। यहां तक वीडियो देख ही ली है तो उस वीडियो को जो है लाइक भी कर लो ताकि अगला सेशन जो है मिस ना हो।